नमस्कार, वेलकम साथियों। स्वागत है आप सभी का इक्वेटर एजुकेशन पे। और हम आज शुरुआत कर रहे हैं हमारी ज्योग्राफी का। और कोई भी एग्ज़ाम हो अपना, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, यूपीएससी हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, जो हमारी एनसीईआरटी किताबें होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनमें से प्रश्न आता ही आता है, उन्हीं में से घुमा फिरा के प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, जो 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, 11th क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है हमारी, उसमें से जो चैप्टर नंबर 3 है, जो भौतिक भूगोल की हमारी पुस्तक है, उसके जो लेसन नंबर 3 है, उसके हम आज एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू है ना, पूरे के पूरे चैप्टर में से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। तो अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो केवल आप ये प्रश्न पढ़ लें, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप ये चैप्टर अब पढ़ेंगे तो उससे पहले है ना, ये प्रश्न देख लेना सारे के सारे। उसके बाद में फिर आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और इन प्रश्नों से बाहर कुछ जाएगा भी नहीं। चलो, ये वाला चैप्टर है, पहला पेज है, अपन प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का एक प्रत्यक्ष स्रोत है? बताओ आप सभी कमेंट करके कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का एक प्रत्यक्ष स्रोत है। देखो, जैसे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें भूगर्भ की जानकारी के दो स्रोत लिखे हुए हैं। एक तो लिखे हुए हैं प्रत्यक्ष स्रोत और एक लिखे हुए हैं अपने अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, दो प्रकार के स्रोतों का वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्रोत प्रत्यक्ष स्रोत की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो बताओ इसका जवाब। और इसका सही जवाब है सी, ज्वालामुखी। क्योंकि देखो, ज्वालामुखी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ें होती हैं उनको निकाल कर आता है, तो हम उसका डायरेक्ट अध्ययन कर लेते हैं। बाकी भूकंपीय तरंगों से केवल हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। गुरुत्वाकर्षण बल से केवल हम अंदाज लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। और उल्का पिंडों से भी हम केवल अनुमान ही लगाते हैं। प्रत्यक्ष स्रोत है ज्वालामुखी, जो कि लावा को धरती पर लेकर आता है। तो देखो, ये इसका उत्तर है। ये एनसीईआरटी की ही भाषा है और आप इसे कह सकते हो एक तरह से एनसीईआरटी के नोट्स भी हैं। ज्वालामुखी उद्गार एक प्रत्यक्ष स्रोत है क्योंकि इससे निकला लावा प्रयोगशाला में जांच के लिए सीधे उपलब्ध होता है। अन्य सभी विकल्प अप्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम केवल अंदाजा या अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ दूसरा प्रश्न। स्थल मंडल का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता है? यानी स्थल मंडल किस किस से मिलकर बना हुआ है, बताओ। स्थल मंडल का मतलब, जो हम कहते हैं ना स्थल मंडल है, स्थल मंडल, तो स्थल मंडल का मतलब क्या है ये बताओ आप। तो स्थल मंडल का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे इस एनसीईआरटी किताब हम पढ़ेंगे ना अगर, तो इसमें हमारे को एक ऐसा डायग्राम बना हुआ मिलेगा और उसी में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर जो होता है वो होता है क्रस्ट, फिर आता है सेकंड नंबर पे मेंटल और थर्ड नंबर पे क्रूड। तीन प्रकार के विभाजन को हम बांटते हैं, क्रस्ट, मेंटल और क्रूड। ठीक है, तीन भागों में बांटा हुआ है। आप ये बताओ कि स्थल मंडल किसे कहते हैं? और इसी पार्ट में स्थल मंडल के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्थल मंडल का मतलब होता है, बताओ क्या होता है? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। ठीक है, क्या होता है? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को हम मिलाकर क्या कहते हैं? स्थल मंडल। भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को मिलाकर हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो जो हमारा ये जो चित्र बनता है, इसमें सबसे ऊपर हो गई हमारी भूपर्पटी, फिर क्रस्ट, जिसे हम क्रस्ट भी कह देते हैं, फिर आता है मेंटल और फिर सबसे नीचे आता है क्रूड। तो जो हमारा क्रस्ट है उसको ले लो, और मेंटल के दो भाग हैं, ऊपरी मेंटल और जो नीचे वाला मेंटल है। तो इस ऊपरी को और क्रस्ट को दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे ना, तो उसको हम कहते हैं स्थल मंडल। ठीक है, चलो आ जाओ। ये देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो अच्छी तरह से, याद करो कि ये जैसे हमारी पृथ्वी है, हम यहाँ रहते हैं। ठीक है, जो इंसान है वो यहाँ रहता है। अब देखो, इसके नीचे इतना गहरा है ये, और हम क्या कह रहे हैं, ये मेंटल जो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेंटल है। तो इसका जो केवल ऊपर वाला हिस्सा है वो, और जो ये क्रस्ट है, क्या है? क्रस्ट, जिसे हम कहते हैं क्रस्ट, इसको मिलाकर हम क्या कहेंगे? स्थल मंडल। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। ठीक है, एनसीईआरटी का ही ये अपने चित्र है। आ जाओ प्रश्न संख्या 3 पर। ऐसे तरंगों, देखिए क्या होता है कि जब भी भूकंप आता है ना, जब भी भूकंप आता है, जब भी भूकंप आएगा, तो है ना, तीन प्रकार की तरंगे निकलती है। एक पी तरंग, एक एस तरंग और एक एल तरंग। तीन प्रकार की तरंगे निकलती है। अब पहले प्रश्न पढ़ेंगे।
एस तरंगों की वह कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की है? बताओ भाई, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप बताओ कि ऐसी कौन सी विशेषता है इन एस तरंगों के अंदर जिनकी वजह से हमें ये अनुमान लग जाता है कि पृथ्वी में नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे ठोस है या द्रव है या तरल है या अर्ध तरल है, कौन सी अवस्था है वो हमें पता चलती है एस तरंगों की मदद से ही। क्यों पता चलती है? ऐसा एस तरंगों के अंदर क्या है? तो देखो पता क्यों चलता है हमें, बताओ। एक, बी, सी और डी, इन चारों में से सबसे सही आंसर या सही आंसर कौन सा है? बताओ। देखिए सही आंसर है हमारा सी, ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चल सकती हैं। तो अगर कभी भूकंप आया, ठीक है, और अगर ऐस तरंगे आगे गति नहीं कर रही है तो इसका मतलब हम मानेंगे कि वो जो क्षेत्र है जहाँ पर ऐस तरंग नहीं चल रही है वो क्षेत्र क्या है? तरल अवस्था में है, क्योंकि ये जो तरंग है वो तरल अवस्था में गति नहीं कर सकती है। ठीक है, ये देखो ऐस तरंगों का जो गुण है कि वे तरल माध्यम में लुप्त हो जाती है, वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी का बाह्य क्रोड क्या है? तरल अवस्था में। ये जो चित्र बना है ना, अभी हमने पढ़ रहे थे, ये जो चित्र बनाया है हमने, ये देखो कोई नीचे खोद के तो गया नहीं धरती को कि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लेकिन ये हमने अनुमान लगाया। और अनुमान किससे लगाया? ऐस तरंगों का अध्ययन हमने किया, और उन ऐस तरंगों के अध्ययन से हमें पता चला कि जो हमारा कोर है, ये कोर आ गया, और इसमें इसके दो भाग हैं, एक आउटर है एक इनर है। तो जो बाह्य कोर है या आउटर कोर है वहाँ पर ऐस तरंगे दर्ज ही नहीं होती। तो इसका मतलब ये किस अवस्था में है? तरल अवस्था में। किस अवस्था में है? तरल। देखो ये भूकंप का जब भी हम इन तरंगों का अध्ययन करते हैं, 3 प्रकार की तरंगे होती है। सबसे पहले कौन सी तरंग आएगी? पी। देखो समय भी लिखा हुआ है यहाँ। सबसे पहले आती है पी, उसके बाद में एस। पी तरंगों का मतलब है प्राइमरी या प्राथमिक, जो सबसे पहले आती है। उसके बाद में है एस तरंगे, जो सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे, और उसके बाद में होती है एल तरंगे, ठीक है, जिसे हम एल तरंगे भी कहते हैं, जो धरातल के बिल्कुल पास चलती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ प्रश्न संख्या 4। भूकंपीय तरंगे मुख्यतः कहाँ उत्पन्न होती हैं? बताओ। भूकंपीय तरंगे मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही उत्तर बताओ। इसका सही उत्तर है भूकंप केंद्र पर। देखो जैसे ये धरती है हमारी, है ना, इसके ऊपर हम चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मनुष्य चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है मनुष्य। अब क्या है, जो भूकंप आएगा ना हमेशा वो आएगा धरती के नीचे कहीं भी, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ से शुरू होगा वो सबसे पहले। तो इसे हम क्या कहेंगे? फोकस या भूकंप का केंद्र। समझ में आ गई बात? जहाँ से भूकंप शुरू होगा उसे हम कहेंगे फोकस या केंद्र। फिर यहाँ से क्या होगा, ये तरंगे जाएंगी इस साइड में, तरंगे जाएंगी सतह पे, और सतह पर जहाँ पर सबसे पहले तरंग आएगी उस जगह को हम क्या कहेंगे? एपिसेंटर या अधिकेंद्र। एपिसेंटर या अधिकेंद्र, ये दोनों चीज़ें याद रख लेना आप। देखिए भूकंप का फोकस या केंद्र क्या होता है कि सतह के अंदर की वो जगह जहाँ पर सबसे पहले भूकंप आया, और सतह के ऊपर का वो बिंदु जो भूकंप के फोकस के सबसे पास में होता है वो कहलाता है एपिसेंटर या अधिकेंद्र। आ गई बात समझ में? जो फोकस होगा वो हमेशा ज़मीन के अंदर होगा, एपिसेंटर होगा वो हमेशा ज़मीन के ऊपर होगा, और ये हमेशा इससे बिल्कुल सबसे पास में इसी के होगा। यहाँ पर नहीं बनेगा अधिकेंद्र, यहाँ पर नहीं बनेगा, इसके पास में, बिल्कुल पास। ठीक है, ये इसका उत्तर है। भूकंपीय तरंगों का उद्गम स्थल होता है फोकस, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। सतह पर ठीक इसके ऊपर का स्थान क्या कहलाता है? अधिकेंद्र या उपकेंद्र। देखो, या एपिसेंटर, क्या कहते हैं इसे? उपकेंद्र या एपिसेंटर। ये भी ध्यान रख लेना, और इंग्लिश में याद कर लो आप। तो हिंदी में तो क्या है कि बहुत सारे नाम हो जाते हैं, तो इंग्लिश में हाइपोसेंटर जो बिल्कुल नीचे गहराई में है, और एपिसेंटर का मतलब हो गया जो सतह पे, अर्थ पे। ठीक है, ऐसे याद कर लो। आ जाओ अगले प्रश्न पे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? बताओ, इसका जवाब दो। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का प्रमुख स्रोत क्या है? जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है, इसकी जितनी गहराई में हमने पता लगाया ना कि क्रस्ट कहाँ है, मेंटल कहाँ है, क्रोड का, इतना गहरा, तो इतनी गहराई
हम अंदर तो कोई गया नहीं होगा, पृथ्वी को खोदते खोदते कोई नीचे तो गया नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी है कि हमारी पृथ्वी के अंदर किस प्रकार की और क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, कहाँ तो ठोस पाया जाता है, कहाँ द्रव पाया जाता है और कहाँ पर अर्ध तरल पाया जाता है। तो ये सब जानकारी हमें कैसे मिली? तो इस जानकारी का स्रोत क्या है? हम ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी नहीं, भूकंप के माध्यम से, जो भूकंपीय तरंगे हैं ना, उनके माध्यम से हमने ये पता लगाया है। भूकंपीय तरंगे हमेशा, मैंने आपको बताया कि भूकंपीय तरंगे जो भी होगी ना, वो हमेशा 3 प्रकार की होती है। देखो, भूकंपीय तरंगे होगी 3 प्रकार की। कौन कौन सी? पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। इन तीनों तरंगों में सबसे महत्वपूर्ण है ये एस तरंग। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्या काम करती है, ये तरल में नहीं चलती। तो अगर जहाँ भी ये नहीं जाएगी ना, हम पता लगा लेंगे कि वो हिस्सा तो तरल अवस्था में है। तो देखो, भूकंप की 3 प्रकार की तरंगें होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण तरंग कौन सी है? एस तरंग। इन्हीं का अध्ययन करके हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी का अंदाज़ा लगाया और हमने इसे 3 भागों में बांटा। एक आ गया क्रस्ट सबसे ऊपर, फिर मेंटल इसके नीचे, और सबसे नीचे वाला भाग क्या है? कोर। ठीक है, आ गया समझ में? चलो अगला प्रश्न देखो, महासागरीय क्षेत्रों के नीचे क्रस्ट की मोटाई कितनी होती है? देखो, महासागर है, जैसे मान लो ये कोई एरिया है और ये यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, ऐसे है ये, और यहाँ पे भरा हुआ है पानी, और ये है क्रस्ट, ये हमारा, ये मान लो क्रस्ट है, फिर इसके नीचे मेंटल है, इसके नीचे हमारा कोर या क्रोड है, ठीक है, ऐसे 3 भागों में बटा हुआ है ये। अब आप ये सवाल क्या पूछ रहा है कि महासागरीय क्षेत्रों के नीचे क्रस्ट की मोटाई कितनी है? तो देखो, महासागर पहले ही बहुत गहरा है, तो जो मोटाई होगी ना वो होगी कम, और महाद्वीप या पहाड़ों के नीचे जो क्रस्ट की मोटाई है वो क्या होगी? ज़्यादा। तो देखो, महासागरीय क्षेत्रों में क्रस्ट की मोटाई होती है केवल और केवल 5 किलोमीटर। कितनी होती है? 5 किलोमीटर। और महाद्वीपों में या पहाड़ों के नीचे कितनी होती है? 30 से 70 किलोमीटर। तो ये भी हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि क्रस्ट की मोटाई अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की होती है, और जब महासागरों की हम बात करेंगे तो वहाँ केवल 5 किलोमीटर है, और महाद्वीपों की जो बात करेंगे वो 30 से 70 किलोमीटर तक है। ठीक है, चलो इसके बाद में आ जाओ, भूकंपीय छाया क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताओ, ये प्रश्न पढ़ो आप आराम से और फिर बताओ, ए, बी, सी या डी, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? भूकंपीय छाया क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है? पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ पर भूकंप की कोई भी तरंग दर्ज नहीं की जाती है। समझ में आ गई बात? पृथ्वी की सतह का वह क्षेत्र जहाँ कोई भी तरंग दर्ज नहीं की जाती है। पेन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो, ये भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होगा? जहाँ पर कोई भी तरंग दर्ज नहीं की जाती, वो भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है। अब आप इसके बारे में कथन पढ़ो, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों से अधिक विस्तृत होता है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, है ना, ठीक है। अब देखो, पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंग से अधिक विस्तृत होता है। भूकंपीय अधिकेंद्र से 105 से परे पूरे क्षेत्र में एस तरंगे नहीं पहुंचती। अधिकेंद्र से 145 से परे केवल एस तरंगे ही पहुंचती है। छाया क्षेत्र प्रमाणित करता है कि क्रोड पूरी तरह से ठोस है। तो बताओ इसमें से सही क्या है? और जो हमारा सही जवाब है वो है बी। देखो क्या लिखा हुआ है, भूकंप अधिकेंद्र, मतलब अभी हमने पढ़ लिया था कि जो फोकस बिंदु होता है उससे अगर हम कोण बनाएं कितने डिग्री का? 105 डिग्री का, तो उसके बाद में है ना हमें एस तरंग नहीं देखने को मिलेगी। समझ में आ गई बात? ये अभी एक चित्र और पढ़ लेंगे अब। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों से बड़ा होता है। ये भी ध्यान रख लेना कि छाया क्षेत्र किसका बड़ा होगा? उस तरंग का बड़ा होगा जो तरल में चल ही नहीं पाएगी। ऐसी तरंग जो तरल में नहीं चलेगी उसी का ही तो छाया क्षेत्र बड़ा होगा ना, तो वो कौन सी है? एस तरंग, ठीक है। देखो ये चित्र है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है। इसमें देखो, जैसे मान लो भूकंप यहाँ पे आया, ये कौन सा बिंदु हुआ? फोकस। और अब आप ये बताओ ये बिंदु कौन सा हुआ? ये जो सतह पे ये बिंदु हुआ इपीसेंटर। कौन सा बिंदु हुआ? इपीसेंटर। और ये
हाइपोसेंटर। आ गई बात समझ में? ये तो हो गया फोकस और ये हो गया उपकेंद्र। ठीक है, ये फोकस, ये उपकेंद्र। अब अगर यहाँ से तरंगे चलना शुरू हुई तो देखो, आप देखोगे कि जो ये क्षेत्र है ना, देखो इस 105 डिग्री के बाद में हमें पूरे एरिया के अंदर एस तरंग दिखती ही नहीं है। आ गई बात समझ में? जबकि पी तरंग, देखो पी तरंग यहाँ भी दिख रही है और पी तरंग यहाँ भी दिख रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे नहीं दिख रही है और हमें यहाँ पर दिख रही है। तो जो पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है ना, वो तो देखो कितना कितना होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो इतना और इतना। लेकिन एस तरंग का देखो पूरा कवर करता है एस तरंग, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है कम, एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है ज़्यादा। क्यों होता है? क्योंकि एस तरंगे तरल में गति नहीं करती हैं। तो जब भी हम फोकस को देखेंगे, उससे 105 डिग्री का कोण बनाएंगे, उसके बाद में पी तरंग है ही नहीं। आगे बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न। पृथ्वी के क्रोड या कोर जो है के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बताओ भाई, ए, बी, सी और डी, इनमें से कौन सा सही है? बताओ। अब देखो, अभी तक अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो आप आराम से सही उत्तर एलिमिनेट कर लोगे। कैसे करेंगे? देखो भूकंप की, देखो सबसे पहले अगर आप डी ऑप्शन पढ़ोगे ना, भूकंप की एस तरंगे पूरे क्रोड से होकर गुजर सकती है। अभी हमने छाया क्षेत्र देखा था, 105 डिग्री के बाद में हमें एस तरंग मिलेगी ही नहीं। तो ये तो विकल्प हो गया बिल्कुल गलत, ये विकल्प हो गया बिल्कुल भी गलत। बाह्य क्रोड ठोस है और आंतरिक क्रोड तरल अवस्था में, ये बिल्कुल गलत है, ये भी हमने पढ़ लिया। इसका सही उत्तर है ये। यह मुख्य रूप से भारी पदार्थों निकल और लोहे से बना हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? नीफे परत भी कहते हैं। कौन सी परत कहते हैं? नीफे। ठीक है, नीफे। जैसे अगर हम पृथ्वी को देखें, जैसे मैं ये डायग्राम बना दूँ, ये देखो, तो ऊपर की जो परत है उसे क्रस्ट कहते हैं, और क्रस्ट में क्या है? सीआर, सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, फिर मेंटल आ गया, इसमें आएगा सीमा, सिलिका और, बताओ, सिलिका और मैग्नीशियम, और ये आ गया सियाल, और ये नीफे। क्या है इसमें? नीफे, निकल और फेरियम, यानी निकल और लोया। तो जो भारी धातुएं थी ना, देखो पृथ्वी पहले तो तरल अवस्था में थी, तो जो भारी धातुएं थी, लोहे, निकल, ये सारी की सारी यहाँ आके जमा हो गई, और हल्की धातुएं चली गई ऊपर, जैसे एल्युमिनियम वगैरह। तो सबसे भारी धातु नीचे मिलेगी, हल्की धातु हमेशा ऊपर मिलेगी। तो हमें क्रोड के अंदर कौन कौन सी धातु मिलेगी? भारी पदार्थ वाली धातु। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखो, ये रहा बी, इसमें मुख्यतः भारी पदार्थ ही होते हैं। देखो पृथ्वी का क्रोड भारी पदार्थों से निर्मित है, जिसे नीफे परत भी कहा जाता है। अगली बात समझ में? चलो, फिर ये इस पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ोगे ना, तो लास्ट के अंदर ये हमारे 3-4 कंसेप्ट और छोटे छोटे टर्म दिए हुए हैं, इनको भी याद करना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। देखो, गुंबद रुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें, ऐसी चट्टानें हैं, देखो ये ऐसे गुंबद की जैसे है, लेकिन है ना हमारी पृथ्वी के नीचे है, ये ऊपर नहीं आई। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई घूम रहा है, इसके नीचे ये बना हुआ है ऐसे, जिनका तल समतल हो और जो एक पाइप रूपी वाहक नली द्वारा नीचे जुड़ी हुई होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बताओ, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लैकोलिथ। देखो, ये गुंबद के आकार की होती है और धरातल के नीचे ही होती है, धरातल के ऊपर नहीं होती है। ये अंतर्वेदी चट्टानें होती हैं, जिनका तल होता है समतल व पाइप रूपी वाहक नली के नीचे जुड़ा होता है। आ गई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ो। प्रश्न संख्या 10, कौन सी भूकंपीय तरंगे चट्टानों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा करती है, जो ध्वनि तरंगों के समान होती है? बताओ भाई, इसका उत्तर दो आप। ऐसी कौन सी तरंगे हैं जो संकुचन और फैलाव, देखो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, स्प्रिंग की जैसे, जैसे स्प्रिंग होती है ना हमारी, उसको दबाएंगे तो संकुचित होगी, छोड़ेंगे तो फैल जाएगी। तो भूकंप की वो कौन सी तरंगे है जो सतह पर इसी प्रकार का ही बल करती है, बल डालती है, वो वस्तुओं को दबाती है, छोड़ती है, दबाती है, छोड़ती है, तो वो कौन सी तरंगे हैं? बताओ। वो तरंगे हमारी पी तरंगे। पी तरंगे अपनी गति की दिशा में पदार्थ पर दबाव डालेगी, जिससे घनत्व में भिन्नता आती है और संकुचन और फैलाव होता है। ये ध्यान रखने की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या बात है कि संकुचन और फैलाव कौन सी तरंग से होता है? पी तरंग से। ठीक है, और ये क्या काम करती है? इसमें कंपन की दिशा और तरंग की दिशा दोनों क्या होते हैं? समानांतर। कंपन की दिशा और तरंग की दिशा दोनों समानांतर होते हैं। तो ये देखो, पी तरंग की तो यही विशेषताएं हैं सबसे बड़ी। आ जाओ अगली प्रश्न पर। गुरुत्व विसंगति से हमें पृथ्वी के किस भाग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है?
देखो आप सब लोगों को पता है ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर जो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होगा। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये ध्यान रख लेना पहला कंसेप्ट तो, कि जैसे जैसे ध्रुवों पर जाएंगे तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा मिलेगा, और अगर हम भूमध्य रेखा पर आएंगे तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व की विसंगति या ग्रेविटी एनोमली। तो गुरुत्व विसंगति के कारण हमें किस भाग की जानकारी प्राप्त होती है, बताओ। इस इसकी वजह से, इस गुरुत्व विसंगति का जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान में अलग अलग प्रकार के पदार्थ, तो इसका उत्तर होगा बी, भूपर्पटी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण को ये गुरुत्व विसंगति हमें बताती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पर। इनर कोर किन पदार्थों की बनी हुई है, भीतरी कोर या इनर कोर किन पदार्थों से बनी हुई है, बताओ। तो अभी हमने पढ़ा था कि वो किससे बनी हुई है, निकल और लोहे से। इसे हम कहते हैं नीफे परत। कौन सी परत कहते हैं, नीफे। ठीक है, इसमें निकल और फे का मतलब फेरियम या क्या होगा, लोहा। तो इन दोनों तत्वों से मिली हुई है हमारी कौन सी, भीतरी कोर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपको पता लग ही गया, इसे नीफे परत भी कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग से बनी ठोस परत क्या कहलाती है, बताओ। क्रस्ट और मेंटल के ऊपरी भाग, जो हम अभी कह रहे थे ना स्थल मंडल, उस स्थल मंडल को भूगोल की भाषा में क्या कहते हैं। देखो एक टर्म यूज़ होती है स्थल मंडल के लिए, और स्थल मंडल का मतलब, जब भी भूगोल में आप कहीं स्थल मंडल नाम पढ़ो ना, तो स्थल मंडल का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया एक तो क्रस्ट और एक ऊपरी मेंटल। क्या होगा, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। ठीक है, तो देखो क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की जो परत बनी हुई होती है, उसे हम ज्योग्राफी की भाषा में क्या कहते हैं, बताओ। अगर आपने पढ़ा हो तो इसे हम कहते हैं लिथोस्फियर। ये बहुत ही कमज़ोर होती है। ठीक है, क्या कहते हैं, लिथोस्फियर। इसकी मोटाई कितनी है, 100 किलोमीटर। इसी की वजह से तो भूकंप आते हैं, और इसी की वजह से ज्वालामुखी का लावा आता है, इसी वजह से। ठीक है, ढाल का आकार बहुत बड़ा और शांत है, तो ऐसा ज्वालामुखी क्या कहलाएगा, बताओ। हमारे इसी चैप्टर में ज्वालामुखी के बहुत सारे प्रकार भी बताए हुए हैं। तो अगर ढाल का आकार तो है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा मतलब जैसे ये ज्वालामुखी है, तो ये देखो इस तरह से ढाल बन रहा है, बहुत बड़ा। एक ढाल होता है ऐसे, जबकि एक ढाल होता है बहुत बड़ा। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ढाल का आकार बहुत बड़ा है और शांत ज्वालामुखी है, तो वो क्या कहलाएगा, बताओ आप। वो कहलाएगा शील्ड ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी कहलाएगा, शील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, ये देखो शील्ड ज्वालामुखी। इसका मतलब क्या, लावा प्रवाह बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे देखो यहाँ से लावा निकल रहा है, तो ये बहुत दूर तक ऐसे जाएगा, तो ढाल इसका बिल्कुल मंद है। ठीक है, प्रश्न संख्या आ गया 15। जब भूकंपीय तरंगे विभिन्न परतों से गुजरती हैं तो बताओ क्या होता है। जब भूकंपीय तरंगे विभिन्न परतों से गुजरती हैं तो क्या होगा, बताओ। तो भूकंपीय तरंगे का अपवर्तन और परावर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो भूकंप की ये तरंग है, ठीक है, और यहाँ पर चट्टान है, तो देखो ये भूकंप की तरंग ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, या फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। कुल मिला के इसका अपवर्तन और परावर्तन होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो देखो ये पूरे 15 प्रश्न थे। अगर आप इस वीडियो को देख के फिर अगर चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो फिर आप इन प्रश्नों को पढ़ लो, आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए सभी का थैंक यू वेरी मच।